हेलो टेंथीज, दिस इज़ अर्चना भारद्वाज। आज हम फिर से साथ हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं भाई। आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में शायद मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, लेकिन उसके सिनेरियोज़ के बारे में। ठीक है, आजकल का यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हर एक पर्टिकुलर स्टेप में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का बेस समझेंगे। ठीक है, जो आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में लिख करके आना है। और इस चैप्टर में ये ज़रूर याद रखना है कि आप अगर कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि पूरा खेल इस चैप्टर में कीवर्ड्स का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सो वी आर अंडरलाइनिंग इट हियर दैट व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या है भाई? एक ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। ग्रुप ऑफ पीपल है पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक साथ आते हैं। मोटिव क्या है? टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये मेजर लाइन है, एज इट इज आपको लिखनी है। ठीक है, कीवर्ड्स इसी के ही आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन आती है, जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल पार्टी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन देनी है और 4 मार्क में इसके 4 फंक्शंस आप बता सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है फिर से रिपीट करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अब इसके साथ और क्या आप ऐड कर सकते हो अगर आप अपने आंसर को और एनहेंस करना चाहते हो? तो आप इसमें लिख सकते हो दे एक एग्री ऑन सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा, जो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, वो सब उस पार्टी की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स से भी एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इन सोसाइटी। मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करती है, तो इसकी वजह से सोसाइटी में फंडामेंटल डिवीजन भी कई बार क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, 10 पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, अपने कुछ अलग इनके पॉलिसीज़ हैं, उसी से ही ये पॉलिटिकल पार्टी जानी जाती है। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पर नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जैसे 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। दिस इज समथिंग न्यू, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये न्यू चेंज हुआ है इस साल की बुक में। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे आप बीजेपी देखते हो तो बीजेपी का मोटिव अलग है, उसके जो बेसिकली उसने जिस एम पर वर्क किया दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और अगर उसको आप कंपेयर करोगे आम आदमी पार्टी से तो उसका टारगेट बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि भाई पार्टी किस चीज से जानी जाती है? उस पार्ट से जिसके लिए वो स्टैंड करती है। ठीक है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मोटिव होता है कि भाई वो उसी पार्ट को टारगेट करते रहे और उसी से वो लोग क्या करेंगे? अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हो तो ही ये वाला पोर्शन लिखना, सिंपल रखना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ तक इतना, ये जो हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट लाइन, दैट मच इज इनफ। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी।
ठीक है, एज इट इज लिखना है। एक तो है आपके लीडर्स, दूसरे है आपके एक्टिव मेंबर्स और तीसरे हैं आपके फॉलोअर्स। ठीक है, लीडर्स सबको पता ही है, हर पार्टी के कुछ लीडर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को। ठीक है, इसके एक्टिव मेंबर्स हैं जो उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स बेसिकली इसके वोटर्स भी माने जा सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करते हैं और उसको वोट करते हैं। ठीक है, उसके लॉयल फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इतना जानना आपके लिए क्या है, इनफ है। आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कि पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। सबको पता है पार्टीज फॉर्म ही किस मोटिव से हुई है, इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वोटर्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। ठीक है, वो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स देती हैं। अब सेम तो दे भी नहीं सकते। अगर मान लीजिए कोई मतलब किसी तरीके का कोई मैनिफेस्टो दिया बीजेपी ने, ठीक है, कि अगर आप हमारी गवर्नमेंट को वोट देते हैं, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो वी विल डू दिस और दैट फॉर यू। अगर सेम वही दूसरी पार्टी करेगी तो दोनों पार्टी में डिफरेंस क्या रह जाएगा। ठीक है, लोग कैसे चूज कर पाएंगे, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता। हर पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट पॉलिसीज एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने वोटर्स के सामने रिप्रेजेंट करती है और उसी में से वोटर्स को जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम सबसे अच्छी लगती है वो उसी पार्टी को वोट देते हैं उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लॉ मेकिंग में तो हेल्प करती ही हैं, भले ही वो आपकी रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, दोनों मिलकर के ही तो पार्लियामेंट के मेंबर्स बनाती हैं और दोनों ही क्या करती हैं, लॉ मेकिंग भी करती हैं कई बार। ठीक है, इसके बाद पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जैसे इलेक्शंस हुआ, 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें से जो पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स लेकर के आएगी और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी तो वो गवर्नमेंट रन भी वही करती हैं। तो गवर्नमेंट रन करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, बड़े ही सिंपल है, आप इन्हीं को लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, बट ये है कि कीवर्ड्स आपको यहाँ से लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स भी इतने कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन। अब उनके साथ क्या होता है भाई, जो पार्टीज इलेक्शन में लूज भी कर जाती हैं लेकिन उनके कुछ कैंडिडेट्स तो जीते होते हैं। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने बना ली लेकिन कुछ कुछ सीटें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिली हैं। अब उसके मेंबर्स उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो क्या करेंगे, दे फॉर्म्स ऑपोजिशन इन द गवर्नमेंट। वो क्या फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑपोजिशन फॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अगर कोई रूलिंग पार्टी कोई गलत डिसीजन उन्हें लगता है कि ले रही है, कुछ उन्हें लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करने का काफ़ी फ़ायदा भी होता है। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो क्या होगा, उनके क्रिटिसाइज करने से हो सकता है पब्लिक अटेंशन मिल जाए और पब्लिक भी उसको अपोज करने लग जाए। और भाई डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट किसकी है, लोगों की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो पीपल की बात तो डेफिनेटली रूलिंग पार्टी को सुननी ही पड़ेगी, अदरवाइज उसे नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो डिसीजन को इस अकॉर्डिंग लेगी जो कि बेसिकली डिजायर ऑफ द सिटीजन्स होगा। ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हर कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी होनी ही चाहिए अगर वो अपने आप को डेमोक्रेटिक रखना चाहती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियंस। पार्टीज कई बार पब्लिक ओपिनियंस को भी शेप कर देती हैं। नेक्स्ट है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट जो स्कीम्स एंड बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है वो जनता तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ
पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, आपको इसमें से जो भी इजी पॉइंट्स लग रहे हैं वो आप लर्न कर लीजिए, अदरवाइज रीड सारे करिएगा, क्योंकि इसमें से आपके रीजन असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज हाउ कैन वी से दैट, और वी कैन से कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नेसेसरी हैं और क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है, तो भाई आप खुद ही सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, ठीक है, जैसे कि लोकसभा में आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 सीट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में 272 से ज़्यादा सीट्स ले आएगी उसको क्या मिलेगा, उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने का चांस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी, एक एक इंडिविजुअल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये जो 272 के ग्रुप की मेजॉरिटी है ये आप कैसे फॉर्म करोगे। ठीक है, इसके लिए क्या आप 272 इंडिविजुअल्स को एक साथ लेकर के आओगे। ठीक है, तो क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू फॉर्म मेजॉरिटी इन द गवर्नमेंट। ठीक है, इन द पार्लियामेंट में, लोकसभा में आप मेजॉरिटी कैसे फॉर्म करोगे। ठीक है, इसके अलावा ऑपोजिशन कौन बनेगा, कौन सी पार्टी को आप ऑपोजिशन में खड़ा करोगे, ऑपोजिशन विल नॉट बी फॉर्म्ड। आप कैसे 272 को लेकर के आ गए और बाकी सबको ऑपोजिशन में डाल दिया, अब ये तो बड़ा कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं यहाँ पर कि भाई अगर मान लीजिए कुछ गलत होता है, तो यहाँ पर तो भाई 272 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज रखते हैं, तो किसे ब्लेम किया जाएगा, किसको ब्लेम करोगे, किसको रिस्पॉन्सिबल मानोगे इस चीज़ के लिए, ये भी कोई गारंटी नहीं मिलेगी यहाँ पर। इसके साथ साथ भाई अगर आपको कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए भी मेजॉरिटी फॉर्म करने में बड़ी ही प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो कंट्री में तो क्या होगा, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। ठीक है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, अब भाई सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हो सकती हैं। पहली है आपकी वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब वन पार्टी सिस्टम के बारे में हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो वन पार्टी सिस्टम का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज चाइना। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई चाइना। वहाँ पर क्या है, चाइना में देयर इज वन पार्टी सिस्टम। क्या है चाइना में, वन पार्टी सिस्टम। चाइना अपने आप को स्पेशल काइंड ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर करता है, बट क्या ये डेमोक्रेटिक है कि भाई सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। ठीक है, अगर ऑपोजिशन नहीं है तो अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत करती है तो उस पर ऑब्जेक्शन कौन क्रिएट करेगा। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज कौन करेगा, देयर इज नो वन टू क्रिटिसाइज। ठीक है, और एक पार्टी बार बार आती रहेगी, अपने कैंडिडेट्स चेंज करती रहेगी, बट एक पार्टी ही बार बार आती रहेगी, तो उसी की पॉलिसीज और उसी के प्रोग्राम्स कंट्री में रहेंगे। पीपल विल नॉट हैव फेयर चांसेस टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, जो उनको डिजायर्ड है वो शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। दैट इज वाई होती तो है वन पार्टी सिस्टम भी, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर नहीं किया जाता है फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम बेसिकली क्या है, उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें से बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, वो रूलिंग बन जाएगी आफ्टर द इलेक्शन, और जो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी वो आपकी ऑपोजिशन में आ जाएगी। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या बन जाएगी, रूलिंग पार्टी बन जाएगी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, ऑपोजिशन फॉर्म कर लेगी। ये एक फेयर
ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, अब ये इस तरह की गवर्नमेंट कहाँ पर फॉर्म की जाती है भाई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या चांस देता है? मल्टी पार्टी सिस्टम बोलता है कि इसमें आप सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। ठीक है, मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। अब इससे क्या होगा? जब आप सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज बनाओगे तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। लोगों के पास क्या होंगे? ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, जिसमें से वो एक अपने डिज़ायर्ड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, उसे वोट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर लोगों के पास क्या होगा? ज़्यादा चांस होगा कि वो भी क्या करें, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। अगर उनके पास कुछ यूनिक है तो वो सिटीजन्स के सामने लेकर के आए कंट्री के। ठीक है, तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बेसिकली इंडिया में फॉलो किया जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया। कीवर्ड क्या लिखने हैं भाई इसमें? If several party compete for power and more than 2 parties have reasonable chance of coming to power either on its own strength or in alliance with others, that is called multi-party system. अब एक नया वर्ड आया है स्टूडेंट्स, अलायंस। ठीक है, अब अलायंस क्या होता है भाई? अलायंस क्या है? अलायंस एक तरीके का एक ग्रुप है। ठीक है, अलायंस क्या है स्टूडेंट्स? एक तरह का एक ग्रुप है जो कि आप इलेक्शन से पहले फॉर्म कर लेते हो। कब फॉर्म करते हो? बिफोर द इलेक्शंस फॉर्म करते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कोलिजन। कोलिजन जो है वो इलेक्शंस के बाद किया जाता है। ठीक है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मान लीजिए आपने इलेक्शन लड़ा और आपके पास उतनी सीट नहीं है जितनी की डिज़ायर्ड हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी भी उतनी सीट नहीं लाई है, तो आपको चांस होता है कि अगर आप अपनी मेजॉरिटी बना लेते हो, 272 से ज़्यादा सीट्स ले आते हो लोकसभा में, लोकसभा का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपको चांस मिल जाएगा गवर्नमेंट फॉर्म करने का। लेकिन अलायंस क्या है? अलायंस ये है कि आप सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ ऐड ऑन कर लेते हो और एक ग्रुप डिक्लेयर कर देते हो पहले से ही कि ये एक पर्टिकुलर एक ही ग्रुप है और इसी ग्रुप को फॉर्म करके हम लोग आगे चल करके मेजॉरिटी भी फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अलायंस। ठीक है, अब हमारी कंट्री में कितनी अलायंस हैं? यहाँ पर आप लिखना क्या है भाई? सबसे पहले तो ये मार्क कर लीजिए, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम join hands for the purpose of contesting elections and winning power। जब सेवरल पार्टीज क्या कर लेती हैं? हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं किसके लिए? फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और अ फ्रंट। अच्छा, अलायंस को हम फ्रंट भी बोल सकते हैं। फेमस अलायंसेज कौन कौन सी हैं भाई? फेमस अलायंसेज हैं, एक तो यूपीए अलायंस। ठीक है, अच्छा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, एनडीए। एनडीए का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये भाई किसको बिलोंग करती है? यूपीए बिलोंग करती है किसको? यूपीए बिलोंग करती है आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और ये बिलोंग करती है बीजेपी को। ठीक है, एनडीए किसे बिलोंग करती है? बीजेपी को बिलोंग करती है। यूपीए किसे बिलोंग करती है भाई? आईएनसी को बिलोंग करती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन भाई जो ऊपर हमने हेडिंग पढ़ी थी उससे भी समझ ही लेते हैं कि
हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको पहले तो ये बताना है कि कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अलायंस क्या होता है। इसके साथ साथ आपको ये जरूर मेंशन करना है कि वी कैन नॉट डिसाइड दैट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, बट इसको हम डिसाइड एक तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम कंट्री की कंडीशंस को देखें, ठीक है, अगर कंट्री की कंडीशंस जो हैं वो वहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ नहीं है, वो अगर अलाउ करती हैं तो बाय पॉलिटिकल पार्टीज या टू पार्टी सिस्टम हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा तरीका है, डेमोक्रेसी में गुड ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया जैसी कंट्री है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो ये कहा जाता है कि आपको फॉलो करना चाहिए मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि इंडिया फॉलो करती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि हम ऐसे नहीं बता सकते, हम सिर्फ और सिर्फ ये तब डिसाइड कर सकते हैं जब हमें पता हो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। अगर डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा तो अब आप मल्टी पार्टी सिस्टम कर दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, स्टेबल कंडीशन रहती है कंट्री की, तो आप क्या कर दीजिए, आप टू पार्टी सिस्टम से भी काम चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई कितने टाइप की पार्टीज होती हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दो टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती है इंडिया में। एक तो है आपकी नेशनल पार्टीज, दूसरी है आपकी स्टेट लेवल पार्टीज। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई नेशनल पार्टी अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले भाई सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको ये लिखना होगा कि सबसे पहले तो आपको रजिस्टर कराना है, किसमें, अपने आप को इलेक्शन कमीशन में एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो यू शुड बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। आपको किसके साथ अपने आप को रजिस्टर करना है, इलेक्शन कमीशन के साथ आपको अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना है, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट बन जाता है आपका। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो दैट यू नीड टू चूज अ यूनिक यूनिक सिंबल फॉर योर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है, तो आपको भी क्या चूज करना है, सेकंड पॉइंट में एक यूनिक सिंबल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या चाहिए भाई, आपको यूनिक सिंबल चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद ये चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पहले आपको बनना पड़ेगा स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी, और उसके बाद आप बनेंगे क्या, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर आपको स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, आपको एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए इन द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में कितना परसेंट वोट चाहिए, 6% वोट चाहिए, प्लस आपको एटलीस्ट 2 सीट्स चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, 6% वोट्स एंड 2 सीट्स, ठीक है। अगर आप ये दोनों ले आते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आप स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी बन गए, तब आप क्या बन सकते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, फिर आप बन सकते हैं नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना है, 6% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। कितने वोट चाहिए, 6% वोट्स चाहिए लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। या फिर असेंबली इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में आप 6% वोट्स ले आइए, या तो आप डायरेक्टली लोकसभा में 6% वोट्स ले आइए, नहीं तो 4 स्टेट्स में आप 6% वोट ले आइए, ठीक है। पहली तो ये कंडीशन फुलफिल करनी है आपको, ठीक है, 6% वोट्स या तो लोकसभा में या 4 स्टेट्स में। नेक्स्ट है आपको एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा
आपको चाहिए ही चाहिए। कितनी सीट चाहिए लोकसभा में? 4 सीट चाहिए ही चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो? नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हो। अब हम देखते हैं कि भाई नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी है आपकी बुक में। तो आपकी बुक में 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2023 सबसे पहली ऐड हुई है आपकी आम आदमी पार्टी। ठीक है, अच्छा इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको 5 मार्क्स तक में फीचर्स पूछ सकते हैं इसके हर पॉलिटिकल पार्टी के। तो आपको आम आदमी पार्टी के बारे में क्या मेंशन करना है भाई? आम आदमी पार्टी जो है वो कब फॉर्म हुई थी? 26 नवंबर 2012 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, और ये जब फॉर्म हुई थी, इसने इससे पहले 2011 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था। ठीक है, उससे ये पॉपुलर हुई और फाइनली इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, इस ग्रुप के लोगों ने जिन्होंने मूवमेंट चलाया उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली। ठीक है, अब इनका आइडिया क्या है? किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है पॉलिटिकल पार्टी? ये फॉलो करती है कि भाई हम अगर गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करेंगे, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे अपनी गवर्नमेंट को, और हम गुड गवर्नेंस करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें जो कि डिजायर्ड होती है डेमोक्रेसी में, वही इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बना ली। ठीक है, इसके बाद ये दिल्ली में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज हुई। ठीक है, और इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसने अभी तक गवर्नमेंट किस किस स्टेट में फॉर्म की है? पंजाब में और दिल्ली में। ठीक है, तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी पर। ये काफी पुरानी है, न्यूली फॉर्म्ड पार्टी नहीं है, दैट इज बहुजन समाज पार्टी, और वी कैन कॉल इट बीएसपी। ठीक है, बीएसपी 1984 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ठीक है, कब फॉर्म हुई थी भाई? 1984 में फॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ठीक है, इनका मोटिव क्या है भाई? इनका मोटिव है रिप्रेजेंट करना और पावर सिक्योर करना किसकी? बहुजन समाज की। अब बहुजन समाज में ये किस किस को इंक्लूड करते हैं? बहुजन समाज में इंक्लूड करते हैं दलित्स को, आदिवासीज को, ओबीसीज को और रीजनल माइनॉरिटीज को, जिसमें आते हैं आपके मुस्लिम्स। ठीक है, ये इन पर्टिकुलर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसके साथ साथ ये बोलती है कि हम दलित्स और वेल ऑप्रेस्ड पीपल जितने भी हमारी कंट्री के हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हम ये देखते हैं कि भाई अभी तक ये किन पर्टिकुलर स्टेट्स में पॉपुलर हुई है जहाँ पर इसने कुछ सीट्स विन करी हैं। तो इसके वर्किंग स्टेट्स हैं, सबसे बड़ा तो मेजर है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा इसके नेबरिंग स्टेट्स, इसी के आसपास जो स्टेट्स हैं उनमें ये पॉपुलर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। ठीक है, दीज आर द स्टेट्स। आप सारे स्टेट्स लिख सकते हो उत्तर प्रदेश के नेबरिंग, सारे ही इसके पावर होल्डिंग स्टेट्स हैं। इसके अलावा हम बात करें कि भाई फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन यूपी, इसने यूपी में कई बार गवर्नमेंट फॉर्म करी है। ठीक है, जिसमें उसने कई पार्टीज का अलायंस भी किया है अपने साथ, कोलिजन के साथ भी आई है, अलायंस के साथ भी आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली इसका फाउंडेशन नहीं बताया जाता है, क्योंकि पहले ये एक और पार्टी के नाम से जानी जाती थी। ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कन्वर्ट हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे हुई है? पहले इसे जाना जाता था भारतीय जनसंघ के नाम से। किस नाम से जाना जाता था भाई? भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विच वॉज फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके फाउंडर थे, ठीक है। लेकिन इसको भारतीय जनसंघ को खत्म करके उसी के ही ग्रुप को दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया गया इन द नेम ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुई है? ये फॉर्म हुई है 1980 में, ठीक है। अब ये क्या कहती है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है। ये बोलती है कि हम बिल्ड करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, बट by drawing inspiration from India's ancient culture and values। कह रहे हैं हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न तो बनाएंगे लेकिन अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज के साथ, मतलब हम वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न वैल्यूज को फॉलो नहीं करेंगे, हम इंडियन एंशियंट कल्चर वैल्यूज इनको ही फॉलो करके इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। और ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक है। उन्होंने क्या आइडियोलॉजी दी थी भाई? टर्म्स है, लर्न कर लेना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदया। ये दोनों टर्म्स को जो दिया था किसने? दीनदयाल उपाध्याय ने। उन्हीं को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कल्चरल, हाँ, अगला हम देखते हैं कि भाई इनका अभी कुछ टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लोगों ने रेस किया, ठीक है। ये स्टार्टिंग से इनका फाउंडेशन एलिमेंट नहीं था, इन्होंने बाद में आफ्टर द फाउंडेशन रेस किया है। दे आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म दैट इज कॉल्ड हिंदुत्व। ये टर्म कई बार सुना होगा आपने, आजकल बड़ा ही पॉपुलर टर्म है, ठीक है। दे आर वर्किंग ऑन हिंदुत्व, ठीक है, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है किसको? हमारी नेशनल पॉलिटिक्स को और इसके साथ साथ हमारे नेशनहुड को, अगर ये अप्लाई हो जाता है तो, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई इसका वर्किंग एरिया कहाँ पर रहा है, कहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया है। तो हम ये देखते हैं कि भाई पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड थी कहाँ पर? नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? ये अपना सपोर्ट एक्सपेंड करती चली जा रही है, कहां पर? साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज में। पहले नॉर्थ और वेस्ट में थी, वो भी कहां? सिर्फ अर्बन एरियाज में। अब ये कहां चली जा रही है? साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, वो भी रूरल एरिया तक अपनी रीच को बढ़ाती चली जा रही है। मीन्स इट इज बिकमिंग मोर वाइड एंड पॉपुलर, ठीक है। इसके बाद ये लार्जेस्ट पार्टी भी है और अभी प्रेजेंट टाइम में रूलिंग पार्टी भी है। तो 2019 में आप मेंशन कर सकते हो कि इसने 303 सीट्स को जीता था और अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी नो अबाउट भारतीय जनता पार्टी। आप ये टर्म्स अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछे जाते हैं तो आप अगर लिख करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड CPIM, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मार्क्सिस्ट। अच्छा, MCQ में पूछ लिया जाता है, M स्टैंड्स फॉर व्हाट? M स्टैंड्स फॉर मार्क्सिस्ट, ठीक है। अब ये कब फाउंड हुई थी भाई? 1964 में फाउंड हुई थी, ठीक है। किससे स्प्लिट हो करके? CPI से स्प्लिट हो करके। CPI जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी और उसकी वजह से CPIM फाउंड हुई थी 1964 में, ठीक है। ये किस में बिलीव करती है? ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है, ठीक है। मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म किसकी थियरी को सपोर्ट करते थे? दे सपोर्टेड द थियरी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। उनकी किस थियरी को ये लोग फॉलो करते हैं? सोशलिज्म की थियरी को फॉलो करते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी भी उसी पर ही बेस्ड है। दे सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। और अपोज क्या करते हैं ये? इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। तो आप इसे चाहो तो, अगर आपको ये टफ लग रहा है पॉइंट, आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1964 एंड इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसकी, इनकी आइडियोलॉजी को बता देना कि भाई आइडियोलॉजी क्या है? ये सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को, ठीक है। और अपोज करते हैं लोग इंपीरियलिज्म को और
कम्युनलिज्म को, ठीक है। इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि भाई इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि इसको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। अब भाई ये कौन सा कॉमन फीचर हो गया, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो इलेक्शंस में बिलीव नहीं रखती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई हम तो इलेक्शंस में बिलीव रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इलेक्शंस यूजफुल है और हेल्पफुल है। किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। इंडिया में किसके लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं इसे? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इसे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। अब ये पार्टी कहाँ पर बड़ी स्ट्रांग है? दिस पार्टी इज वेरी मच स्ट्रांग इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। कहाँ पर स्ट्रांग है ये? वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये पार्टी जो थी वो पावर में अभी तक कहाँ कहाँ रही है? ये पार्टी पावर में रही है वेस्ट बंगाल में विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आता है तो आपको ये पॉइंट लिखना ही चाहिए, ठीक है, और इजी भी है। वेस्ट बंगाल में विदाउट अ ब्रेक ये कितने ईयर्स रही है? 34 ईयर्स रही है, ठीक है। लेकिन लोकसभा इलेक्शंस 2019 में इसे कितनी सीटें मिली? 3 सीट्स मिली हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो दिस इज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ अवर कंट्री। भाई इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने तो फ्रीडम स्ट्रगल भी किया है, ठीक है। इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी रही है हमारी कंट्री में। अभी इतनी पॉपुलर नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। ये माना जाता है कि इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये फाउंड कब हुई थी भाई? 1885 में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस 1885 में इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे स्प्लिट्स हुए हैं कई बार, इसमें से लोगों ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन किया है, बहुत सारे स्प्लिट्स हुए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो किसकी लीडरशिप आई थी हमारी कंट्री में? भाई सबको ही पता होगा, आप ये लिखोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने रूल किया था कंट्री में, ठीक है। पार्टी किसको फोकस करती है? पार्टी फोकस करती रही है मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, ठीक है। किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती रही है? मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं ये पार्टी 1977 तक विदाउट अ ब्रेक, 1947 से 77 तक विदाउट अ ब्रेक रूलिंग पार्टी रही थी। फिर ब्रेक के बाद ये रूल, इस पार्टी ने रूल किया 1980 से 1989 तक, ठीक है। आफ्टर 1989 हम ये देख रहे थे कि ये इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी बहुत लंबे समय तक, ठीक है। इसका सपोर्ट डिक्लाइन होता जा रहा था, लेकिन आज भी ये हमारी कंट्री में नेशनल पार्टी बनी ही हुई है, ठीक है। इसने बाद में चल करके 2004 से 2014 तक अपनी गवर्नमेंट बनाई, बट दैट वाज विद कोलिजन गवर्नमेंट थी, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? ये पार्टी का एक और, मतलब ये तो इसको तो सपोर्ट करती ही है, लेकिन इसका मेन एक और आइडियोलॉजी रही है जिसकी वजह से इसे मेजर सपोर्ट मिला हमारी कंट्री में। दैट इज, ये काम करती थी वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज के लिए। इसका मेन फोकस रहा अपने रूलिंग टाइम में वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी आपकी तरह एक बड़ी ही न्यू पार्टी है, ठीक है। दैट इज नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, NPP, ठीक है। अब इसके बारे में नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ी कम ही नॉलेज होती है, तो पॉइंट्स लर्न कर लेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है।
दिस पार्टी फॉर्म्ड इन जुलाई 2013। कब फॉर्म हुई है भाई? ये जुलाई 2013 में ये फॉर्म हुई है। किसकी लीडरशिप में? पीए संगमा, इनकी लीडरशिप में। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल लेवल पर गई है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये कि ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो पहली बार क्या बनी है? नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनी है। एमसीक्यू के लिए भी ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, ये किस चीज़ में बिलीव करती है? ये बिलीव करती है कि भाई डाइवर्सिटी में, ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स एरिया है। ये किस में बिलीव करती है स्टूडेंट्स? ये बिलीव करती है डाइवर्सिटी में, और ये रिकॉग्नाइज करती है डिफरेंट इस चीज़ में कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट बनाएगी तो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट चैलेंजेस को सेपरेटली हैंडल करेगी, इसका ये दावा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये बिलीव करती है कि भाई एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट तो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलना चाहिए। क्योंकि भाई इसके ये दोनों पॉइंट क्यों हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने इन दोनों चैलेंजेस को सबसे ज़्यादा फेस किया है, तो वो इन्हीं दोनों चैलेंजेस को अपनी आइडियोलॉजी बना करके लेकर के आई है। ठीक है, और इसे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीट्स मिली? 1 सीट मिली। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि भाई स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ बताइए। अब भाई थोड़ा बहुत तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि भाई अगर आपको स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी भी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा एज अ पार्टी इन इलेक्शन कमीशन। सेकेंड स्टेप क्या है भाई? सेकेंड स्टेप में ये बताया जाता है कि भाई आपको अपना एक यूनिक सिंबल चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने रजिस्टर करा लिया इलेक्शन कमीशन में, फिर अपना सिंबल चूज कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको कितने % वोट्स चाहिए? फिर दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं इसको कि भाई कितने % वोट्स चाहिए? 6% वोट्स चाहिए और 2 सीट्स चाहिए। क्या चाहिए भाई? फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या चाहिए हमको? 6% वोट्स चाहिए स्टेट इलेक्शंस में, और कितनी सीट चाहिए भाई? 2 सीट चाहिए। तो आपके 3 पॉइंट्स तो यहीं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के भी मार्क्स मिलते हैं। अब एग्जाम्पल में आप कौन सी स्टेट लेवल पार्टीज के बारे में लिख सकते हो? बहुत सारी हैं। एक तो ये तो सारी आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ही बोलते हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को ही रीजनल पार्टीज बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें आपकी नॉर्थ इंडिया की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो है आपकी समाजवादी पार्टी। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? समाजवादी पार्टी। ठीक है, दूसरी है आपकी ये बीजू जनता दल। ठीक है, एक बीजू जनता दल तो है ही, जनता दल है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। ठीक है, मतलब ये कंट्री की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में मिजो नेशनल फ्रंट है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि स्टेट्स में, मतलब अराउंड 750 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, अब इसमें से आइडेंटिफिकेशन के लिए आना तो बड़ा ही मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं आता है। अब यहाँ पे हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सब कुछ समझ लिया, लेकिन भाई आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ कमियां हैं और उनको कुछ चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए? तो सबसे पहले पता करते हैं कि भाई क्या कमियां हैं। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज में। किस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम इसे?
चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज में। तो यहाँ पर मेजरली कितने चैलेंजेस हैं? यहाँ पर मेजरली आपको देखने को मिलते हैं 4 चैलेंजेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला चैलेंज ये है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब कैसे है भाई लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज को ये बोला जाता है कि उनको इलेक्शन कमीशन बोलता है कि भाई आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसमें आप अपने सारे मेंबर्स को क्या करो, मेंशन करो कि भाई कितने मेंबर्स हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी में। बट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है। दूसरा, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होल्ड करती हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग पर भी केवल कुछ ही लोगों को बुलाया जाता है, वो ही मीटिंग करके चले जाते हैं, सारे आपके एक्टिव मेंबर्स को उसमें नहीं बुलाया जाता, ठीक है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी तो क्या होना चाहिए, उनको यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। इंटरनल पार्टी के लीडर किसको बनाएं, इसके लिए कैसे होना चाहिए, इलेक्शन किया जाना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बिना इलेक्शन के ही पार्टी के लीडर्स को चूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, जैसा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं कर रही हैं। तो ये क्या बन जाता है, एक क्या बन जाता है, एक इसका एक फॉल्ट बन जाता है और ये इसमें एक फ्लॉ ले आता है पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को सब हेडिंग बना दीजिएगा और उसके अंडर में ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव बनता है आंसर। नेक्स्ट है दूसरा आपका, दैट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ओपन नहीं हो, अच्छा ये आपकी बुक में बेसिकली नहीं मेंशन्ड है प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पर मैंने आपका पॉइंट बहुत सही बना दिया है। आप ये क्लियरली लिख सकते हो, बहुत सिंपल है लिखने में, ठीक है। क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, ठीक है। इसमें आपकी बुक में क्या लिखा है, आपकी बुक में ये लिखा है कि यहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं भाई, डायनेस्टिक सक्सेशंस करती हैं, ये उसका एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है कि टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज चूज करने के लिए वो कभी भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करती हैं, वो अपनी ही फैमिली के मेंबर्स को टॉप पोजीशंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे देती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, ठीक है। अभी मतलब अभी रूलिंग नहीं है तो हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि ऐसा करती हैं, ठीक है। आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं थर्ड चैलेंज क्या है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस जीतने के लिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है, मनी एंड मसल पावर, ठीक है। जिसके पास मनी नहीं है क्या वो पार्टी की कैंपेनिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो मनी एंड मसल पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप खुद ही सोच लीजिए कि कोई पार्टी कैंपेनिंग करने आ रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग करने आ रहा है और एक पर्सन के साथ तो हज़ारों की भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, पूरा कारवां चल रहा है, और दूसरा कैंडिडेट है उसके साथ सिर्फ 10-12 लोग हैं, वो भी सड़क पर ऐसे ही पैदल चल रहे हैं। आप किसको ज़्यादा डोमिनेट मानोगे, वो जिसके साथ ज़्यादा पब्लिक ऑलरेडी है, और आप शायद दूसरे की बात कितनी भी वैलिड हो, कितनी भी अच्छी पॉलिसीज लेकर के आ रहा हो, शायद आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो ये किसकी वजह से है, मनी एंड मसल पावर की वजह से है। इसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट मान लिया गया है कि इसका यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस को विन कर सकते हैं, और ये एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस को जीतने के लिए, ठीक है। अब क्या है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन सम केसेस
पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन द इलेक्शन, क्योंकि भाई क्रिमिनल है, हो सकता है उसके पास मनी भी हो और मसल पावर भी हो, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी गवर्नमेंट में आ जाते हैं जिनके पास जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी मीनिंगफुल, टू बी रिप्रेजेंटिंग मीनिंगफुल चॉइसेस फॉर देयर वोटर्स। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि कभी कभी जो जनता को चाहिए होता है वो कोई भी पार्टी रिप्रेजेंट ही नहीं करती है अपने मैनिफेस्टो में। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो एक पर्टिकुलर ग्रुप का सपोर्ट हमें मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक को खो देने के डर से या फिर किसी और फियर से वो चीज़ें नहीं करती है, मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं रखती है, जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कई बार हमारी कंट्री के पीपल क्या देखते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल लीडर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेथ रखा, और वो क्यों फेथ रखा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, लेकिन उसने क्या किया, पार्टी चेंज कर दी, और उसके बाद पहले वो जिस बात को अपोज कर रहा था अब वो उसी बात को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है हमारे लिए, और हम चूज नहीं कर पाते हैं कि भाई हम किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दीज आर द 4 चैलेंजेस जिसके बारे में आपको मेंशन करना चाहिए। अब इन चैलेंजेस को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ एफर्ट्स हैं जो किए गए हैं और कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की गई हैं बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कैसे इन पर्टिकुलर चीज़ों को करेक्ट किया है, तो जो करेक्ट किया है सबसे पहले हम उसे पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रपोजल्स हैं जो अभी पास नहीं हुए हैं, बट अगर वो भी हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या अप्रूव ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी अमेंड कर दिया है कि आप क्या नहीं कर सकते हो। एक टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज किया जाता है, वो होता है डिफेक्शन। क्या होता है वो वर्ड, डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता था भाई, एक कैंडिडेट एक पर्टिकुलर पार्टी से जीत गया। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ABC पॉलिटिकल पार्टी मान लेते हैं, आपने उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिता दिया। ठीक है, और उसने वो ABC पॉलिटिकल पार्टी से जीत तो गया, लेकिन जीतने के बाद पहले क्या होता था, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। ठीक है, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को धोखा दिया, उसने वोटर्स को धोखा दिया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन गया। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया है अमेंडमेंट कि आप ये नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। ठीक है, एंड व्हाट वॉज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड एंड it prevented the MLAs and MPs from changing parties। मतलब अब डिफेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पार्टी चेंज करनी है तो आप अपनी सीट से रिजाइन कर दीजिए। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई सीट जीती नहीं है तब आप पार्टी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। अब इसके लिए क्या किया है, उन्होंने जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं उनको गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको फिल करना होगा एक एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट एक तरीके का डिक्लेरेशन है जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, मतलब जिससे कि जनता को आपके बारे में एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक कमी है कि जो इंफॉर्मेशन इन कैंडिडेट्स ने प्रोवाइड की है उसको कभी भी वेरीफाई नहीं किया जाता। जो इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं मान ली जाती है, तो इसे भी करेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया है, पर भाई आप पता भी तो लगाइए कि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या किया है,
Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होल्ड करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न भी क्या करेंगे, फाइल करेंगे। ठीक है, तो अब इनमें सबको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न भी फिल करने पड़ते हैं। अब ये तो थे वो चेंजेस जो हो चुके हैं, ये वो चेंजेस हैं जो सजेस्टेड हैं, हुए नहीं हैं अभी पर क्या है, सजेस्टेड है। अब क्या क्या सजेशन है, सजेशन ये है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी अपने इंटरनल एरिया में क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसके लिए भी लॉज बनाए जाने चाहिए। मतलब एक पार्टीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज काम करें। ठीक है, नेक्स्ट है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट, दैट इज 1/3 टिकट टू विमेन कैंडिडेट्स। ठीक है, सिमिलरली देयर शुड बी कोटा फॉर विमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी। ठीक है, गवर्नमेंट में तो ये हो गया है। ठीक है, गवर्नमेंट में क्या हो गया है कि 33% सीट्स का रिजर्वेशन मिल चुका है विमेन को। लोकल में तो पहले से था ही। ठीक है, अब लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, पार्टीज की, कि पार्टीज में भी हर पॉलिटिकल पार्टी 33% सीट्स किसको दे, विमेन को दे, और डिसीजन मेकिंग में भी विमेन को इंक्लूड करे। नेक्स्ट है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। अब ये किस लिए भाई, गवर्नमेंट क्यों दे फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग इसलिए देनी चाहिए जिससे कि जो मनी एंड मसल पावर का यूज होता है इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट फंडिंग देगी तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको 2 करोड़ रुपए दिए तो वो उसका क्या लेगी, पूरा हिसाब लेगी भाई आपसे, आपने क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च किया। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मनी खर्च करते हो तो भाई आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ फंड मिलेगा, तो सबको इक्वल चांस मिलेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अच्छे तरीके से। ठीक है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इलेक्शन कैंपेनिंग में। ठीक है, इसके अलावा देर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रीफॉर्म्ड। मतलब और कौन से 2 तरीके हैं जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज को रीफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, कैसे भाई, people can put pressure on political parties. This can be done through petition, publicity and agitation। भाई हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं, हमें ये आज़ादी है कि हमें अगर कोई चीज़ बुरी लगती है, हम किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम PIL डाल देंगे, पिटीशन डाल देंगे। ठीक है, और हम बेसिकली एजिटेशन कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू उस चीज़ को एक एजेंडा बना सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग एजेंडा बना तो शायद इसमें चेंजेस भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ पीपल हु वांट चेंज कैन जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि हम चेंजेस तो चाहते हैं लेकिन हम खुद चेंजेस करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या दे रखा है पॉइंट ये है कि जो लोग चेंज चाहते हैं वो खुद पॉलिटिकल पार्टीज में आए, वो खुद अपने आप को नॉमिनेट करे, खुद इलेक्शंस में कंटेस्ट करे और खुद चेंजेस लाके भी दिखाए। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट। और भाई सिर्फ हमारे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, हमें इसमें पार्ट लेना पड़ेगा अगर हमें से चेंज करना है तो। ठीक है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने से, सिर्फ क्रिटिसाइजेशन से कोई डिसीजन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी हैव नाउ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन गिव योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।